हाय पेरेंट्स एंड विद्यार्थियों, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज से हमारा जो शुरुआत होगा वह कक्षा 6 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत वन। और मेरा ये आज का शुरुआत है। उम्मीद है जब तक हम पूरी तरह से किताब को एक सरल और सहज भाषा में समझ ना लें, पूरा अध्याय को, सभी अध्यायों को, तब तक मेरा ये इनिशिएशन जारी रहेगा। उम्मीद है कि आप सभी हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे। ये मेरा पहला क्लास रहेगा और यदि आप सभी का सहयोग समर्थन मिलता रहे तो मैं इसको पूरी तरह से समाप्त करने का प्रयास करूँगा। और आपके अंदर में कक्षा 6 की, खासकर कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए और जो कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जैसे यूपीएससी, स्टेट पीसीए और एग्ज़ाम के लिए, उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो कृपया आप सभी हमारा साथ देते रहें। तो सबसे पहले शुरुआत से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें टोटल जो अध्याय है वह टोटल 11 अध्याय है। हम लोग आज प्रथम अध्याय शुरुआत करते हैं। प्रथम अध्याय जो है वो क्या, कब, कहाँ और कैसे, इस टाइटल से शुरुआत है। ये जो क्या, कब, कहाँ और कैसे, यानी कि इंसिडेंट के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसमें जो पहला हमारा शुरुआत होता है, रसीदा का एक सवाल रहता है। रसीदा सवाल करती है कि जैसे पहले रसीदा बैठ के अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह में एक सुर्खों पर पड़ी। 100 साल पहले सुर्खी एक था, उस पर पड़ी। तो वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था, कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो, साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था। तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। तो अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, जिसे हम लोग शिकारियों कहते हैं, आखेटकों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों जो पूजा पाठ करते हैं, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल हम लोग कैसे कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। तो ये हमारे अंदर में ये भी सवाल आता है कि लोग कहाँ रहते थे उस समय। तो लोग जो है कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी, कौन सा नदी, नर्मदा नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। आसपास का जो जंगल था उसमें बहुत सारे विशाल संपदा थे, फल फ्रूट्स, पेड़ पौधे के, घास फूस, जानवरों के चारागाह, ये सारे वहाँ से प्राप्त होते थे और उनके बारे में इन्हें भली भांति मालूम था। तो अपने भोजन के लिए वे जड़, फल और जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट शिकार भी करते थे। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का आप पता लगाइए, क्योंकि पता लगाएंगे ये जो है इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना शुरू किया था। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांवों में रहते थे। उत्तर पूर्व
यानी कि हमारा जो उत्तर पूर्व राज्य है, जो हिमालय का पूर्वी भाग से सटा हुआ, उत्तर पूर्व में गारो जो मेघालय में पाया जाता है, और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का आप पता लगा के देख लीजिए। मध्य भारत जो हमारे मुख्य, इसका जो अधिकतर भाग मध्य प्रदेश के क्षेत्र में आता है। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में थे। जहाँ चावल उपजाया गया वो विंध्य पर्वतमाला के उत्तर में अवस्थित थे। मानचित्र में आप देखेंगे तो सिंधु और इसकी सहायक नदी के बारे में देखेंगे तो सहायक नदियाँ जो मुख्य नदी का में जाकर मिलती है उसे हम लोग सहायक नदी कहते हैं। तो सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी है ना, वहाँ जाके मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले, जैसे गंगा हो गया, और इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास हुआ था। और जब कब हुआ, लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। गंगा और इसकी सहायक नदी कौन है, सोन। अब इसके बारे में अगर हम लोग जानकारी इकट्ठा करें तो गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, यानी कि अभी वर्तमान में बिहार हम लोग कहते हैं, के नाम से जाना जाता था। मगध के नाम से पहले, अभी वर्तमान में बिहार के नाम से। गंगा नदी के दक्षिण का क्षेत्र, इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। अब लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। एक हिस्सा से दूसरे हिस्सा तक आवागमन किया गया। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। बहुत ज़्यादा जोखिम, खतरा उठाना पड़ता, कभी कभी लोगों की मृत्यु तक हो जाती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं था, संभव था। कभी कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, ज्वालामुखी विस्फोट, इस कारण से लोग अपना स्थान को परिवर्तित करते थे। काम की तलाश में कभी परिवर्तित करते थे ताकि उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में, है ना, नया जगह खोजना है, कोई रोचक स्थान खोजना है, उसकी चाह में उत्सुकतावश भी लोग यात्रा करते थे। इन यात्राओं में लोगों को एक दूसरे के विचारों को भी जानने का अवसर मिलता था। दूसरे क्षेत्र के लोग आए, उनसे इनका परिचय होता था, उनके बारे में ये, उनके विचार को ये समझ पाते थे, और लोकल लोगों का विचार जो आते थे दूसरे स्थानों में, उन्हें भी समझ में आता था। तो यात्राएं, हमारे अंदर में ये भी प्रश्न आएगा कि लोग यात्राएं क्यों करते थे अब पहले, और अभी लोग यात्रा क्यों करते हैं, ये भी है। तो एक बार हम लोग अगर देखेंगे मानचित्र में तो पहाड़ियों, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते थे। प्राकृतिक सीमा का निर्माण करता था पहाड़, बड़े बड़े पहाड़, पर्वत और समुद्र। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। जो ऐसा चाहा वह संभव भी करके दिखाया। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए।
दूसरे उप देशों से आए, हमारे भारतीय उपमहाद्वीप से के अलावा दूसरे देशों से, और यहाँ आए और बस भी गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। भोजन के बनाने के तरीकों को एक दूसरे से सीखते रहे, एक दूसरे से संगीत रचना सीखे, पत्थर को तराशना सीखे, एक दूसरे की कला को अपनाएं। तो ये सब हमारे चलता रहा। अब देखेंगे कि देश का नाम कैसे कैसे पड़ा। हमारा देश का नाम खास तौर पर अपने देश का नाम को देखेंगे, बाकी इसी तरह से और अन्य देशों के नाम भी रखा गया। तो अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द कहाँ से लिया गया? इंडस से निकला है। इंडस, जिसे हम लोग संस्कृत में सिंधु कहते हैं। अपने एटलस में अगर आप देखेंगे तो ईरान और यूनान का अगर पता लगाएंगे, ईरान और यूनान का, तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस कहा। उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले जितने ईरानी थे, यूनानी थे, उन लोगों ने सिंधु नदी को हिंदोस कहा या इंदोस कहा। और इस नदी के पूर्व में जो स्थित था, पूर्व में जो भूमि प्रदेश स्थित था, उस भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। सिंधु नदी को हिंदोस अथवा इंदोस कहा और उसके पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। मतलब भरत नाम जो है, उत्तर पश्चिम में जितने लोग रहते थे उन लोगों के समूह को भरत कहा गया। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। जो ऋग्वेद का रचना लगभग 3500 वर्ष पुरानी है, उसमें उल्लेख मिलता है इस समूह का उल्लेख, यानी कि भारत का उल्लेख। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा, भारत से भारत कहा जाने लगा। अब हम लोग अतीत के बारे में कैसे जानेंगे? तो अतीत के बारे में जानने के लिए हम कई तरह से जान सकते हैं। इसमें एक तरीका है, अतीत में जितना पुस्तक लिखा गया है उसको ढूंढना है और हमें पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। सब पुस्तकों को पहले हाथ से लिखा जाता था, उसे हम लोग क्या कहते थे? पांडुलिपि। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। तो पांडुलिपि को अंग्रेजी में हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। और ये मैन्युस्क्रिप्ट किससे निकला है? लैटिन शब्द मेनू से। अब मेनू का मतलब हो गया हाथ। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों और हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती थी। पांडुलिपियाँ कहाँ लिखा जाता? ताड़पत्र में, या हिमालय क्षेत्र में पाया जाता था भूर्ज नामक पेड़, उस पेड़ की छाल में विशेष तरीके से लिखा जाता था, है ना। और पेड़ की छाल को ही हम लोग भोजपत्र कहते थे, उसमें लिखा जाता था। यानी कि ताड़पत्रों और भोज की पेड़ की छाल, जिसे हम लोग भोजपत्र कहते, उसमें लिखा जाता था। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों
और विहारों में प्राप्त होती है। और मंदिर जहाँ पूजा पाठ होता है, हिंदुओं का पवित्र स्थान है। और विहार जहाँ लोग भ्रमण करके, जितने पर्यटक लोग होते थे उनके विश्राम स्थल होते थे, वह भी एक पवित्र स्थान होता था। वहाँ आपको देखने को मिल सकता है पांडुलिपियाँ। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। राजा, धार्मिक मान्यता मिलेगा, व्यवहार, राजा के जीवन कैसा था, औषधियों के बारे में आपको वर्णन मिलेगा तथा विज्ञान के बारे में भी आप देख सकते हैं चर्चा। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं आपको। महाकाव्य, कविताएं और नाटक जो है संस्कृत में आपको मिलेगा, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में भी है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे, जो आम लोग, गरीब लोग है ना, नीचे तबके के लोग रहते थे, उनको प्राकृत भाषा का प्रयोग करना आता था। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे